फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गीता साक्षीगा मूवी की शुरुआत गर्ल्स हॉस्टल से होती है, जहाँ मनीषा नाम की लड़की की माँ अपनी बेटी से मिलने जाती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। लेकिन पता है, जिस खुशी से वो अंदर जाती है उतना ही गहरा सदमा उनको लग जाता है क्योंकि किसी ने बहुत बुरी तरीके से मनीषा के साथ जबरदस्ती करके उसकी जान ले ली थी। अब जैसे ही इसकी खबर मीडिया को लगती है तो वह सभी हॉस्टल के बाहर जमा हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर शंकर भी पहुंच जाता है। वह जब मनीषा की बॉडी को देखते हैं तो उसको कई सारी चीज समझ में आ जाती है कि आखिर मनीषा के साथ क्या चल रहा था रात को। पर अभी वो मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देता। इसके बाद होम मिनिस्टर मीडिया वालों के सामने आकर कह देते हैं कि आजकल लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी वारदात इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने लड़कियों को देवी की तरह देखना बंद कर दिया है। अगर हम अपना लड़कियों को देखने का नजरिया बदल दे तो हर लड़की सुरक्षित रहेगी और जो मनीषा के साथ हुआ वह किसी लड़की के साथ नहीं होगा। मैं मीडिया के सामने वादा करता हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर वह अपराधी पकड़ा नहीं गया तो मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा। अब यह सुनकर सभी का भरोसा होम मिनिस्टर के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि होम मिनिस्टर बहुत बढ़िया है, सारे होम मिनिस्टर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अपराधी को पकड़ लिया जाता है जिसका नाम अर्जुन है। सभी उसको पकड़कर जेल में डाल रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन के चेहरे की मासूमियत को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि बेचारे को जानबूझकर फंसाया गया है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एसीपी रूपेश जेल में सारे कैदियों से मिलने आता है जो कि आज इसी शहर में नियुक्त हुआ है। वह सबसे पहले अर्जुन के पास आकर उससे कहता है, मैंने तुम्हारा केस बहुत ध्यान से पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए अपराधी तुम नहीं कोई और है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद अब मैं जेल से बाहर जा पाऊँ। चलो अब अर्जुन के पास में चलते हैं। वह बहुत ही आज़ाद किस्म का इंसान है, उसकी जिंदगी बहुत ही आराम से निकल रही होती है। साथ ही वह क्लब में डीजे बजाने का काम करता है। वो जब अपने घर पर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा कल तुम्हें एक लड़की से मिलने जाना है, याद है ना, बहुत अच्छी लड़की है वह और उसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अर्जुन जाना तो नहीं चाहता पर माँ ने कह दिया है इसलिए वो चला जाता है। वहाँ रूपाली नाम की एक लड़की आती है, उसे देखकर अर्जुन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था जिस लड़की को माँ ने पसंद किया था वो काफी शरीफ और घरेलू लड़की थी। रूपाली ज्यादा मॉडल दिखाई देती है, यहाँ तक कि वह क्लब जाकर अर्जुन को अपने साथ शराब भी पीने को कहती है। अर्जुन साफ मना कर देता है कि नहीं, इस तरह की लड़की नहीं चाहिए, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। इसलिए वह घर आकर अपनी माँ से कह देता है कि जैसा आपने बताया था वह तो बिल्कुल उससे उल्टी निकली। आपने कहा था वह शराब नहीं पीती, उसे तो व्हिस्की और वोडका का डिफरेंस अच्छे से पता है। अब यह सुनकर उसकी माँ समझाती है कि बेटा तू जरूर किसी और लड़की से मिलकर आ गया है, कल मेरे साथ मंदिर चलना, मैं खुद तुझे उससे मिलवा दूंगी। अगले दिन अर्जुन मंदिर जाता है तो वहां रूपाली आ जाती है। इसे देखकर अर्जुन को लगता है कि अरे यह तो वही लड़की है, इसकी सच्चाई माँ को नहीं पता। तभी उसकी नज़र रूपाली की दोस्त अमूल्या पर पड़ती है, जिसे देखते हैं वह उसका दीवाना हो जाता है। अर्जुन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रूपाली अमूल्या को अर्जुन के बारे में बताती है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। तो यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है कि कहाँ फंस गया। अब अगले सीन में अमूल्या अर्जुन की बहन की शादी में आ जाती है और जब अर्जुन की बहन अर्जुन को अमूल्या के साथ काफी ज्यादा खुश देखती है तो वह उसे बता ही देती है कि जिस लड़की को माँ ने तुम्हारे लिए चुना है वह कोई और नहीं बल्कि अमूल्या ही है। वो रूपाली तो बस तुम्हारे मजे लेने के लिए तुम्हें परेशान कर रही थी। और इस चीज को सुनकर अर्जुन इतना ज्यादा खुश हो जाता है मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। इसके बाद होती है इन दोनों की लव स्टोरी शुरू। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं जहां रूपेश अर्जुन से कहता है, ठीक है जितना तुमने कहना था तुम कह चुके हो, आगे की जानकारी मैं किसी और से जानना चाहता हूं। इतना कहकर वह चला जाता है। अब वो अमूल्या और मूर्ति के पास आता है, उनसे अर्जुन के बारे में पूछने लगता है कि जिस दिन मनीषा का मर्डर हुआ था उस दिन अर्जुन कहाँ पर था। इसके बाद फिर से पास्ट में हम चले जाते हैं जहाँ अर्जुन मूर्ति पार्टी करने किसी क्लब में आते हैं। कुछ दिनों के बाद अर्जुन और अमूल्या की शादी होने वाली थी लेकिन तभी अर्जुन को किसी का फोन आता है, इसलिए वह तुरंत वहां से चला जाता है और जब वापस आता है तो उसके शर्ट पर खून लगा दिखाई देता है। मूर्ति ने जब इसके बारे में उससे पूछा तो अर्जुन ने बात को घुमा दिया और कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगले दिन घर में शंकर आता है जो अर्जुन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। अर्जुन के माता पिता शंकर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और जेल में लाकर मारते हुए उसे यह पूछा जाता है कि बताओ तुमने मनीषा की जान क्यों ली। लेकिन अर्जुन बार बार यही कहता है कि सर मैंने
कुछ नहीं किया। पुलिस वाले फिर शंकर से कहते हैं कि यह तो मानने को तैयार ही नहीं है। शंकर भी कहता है यह मानेगा नहीं, हमें मनाना पड़ेगा कि इसी ने मनीषा को मारा है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वह करेंगे। और इसके बाद यह सभी बहुत ही बुरी तरीके से अर्जुन को पीटने लग जाते हैं। अगले सीन में अर्जुन को कोर्ट लाया जाता है जहां जोसेफ नाम का वकील अर्जुन के खिलाफ होता है। वह जज से कहता है कि यह अर्जुन डीजे बजाने का काम करता है और लड़कियां इसके हमेशा आसपास घूमती रहती है, तो लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो विटनेस बॉक्स में शंकर को बुलाता है। शंकर कहता है कि सुबह 4 बजे वॉचमैन ने फ़ोन करके बताया कि कोई जबरदस्ती हॉस्टल में घुस आया है। यह सुनकर मैं तुरंत हॉस्टल पहुंचा जहां मनीषा अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। मैंने आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किया जिससे साबित हो गया कि अर्जुन और मूर्ति क्लब तक मनीषा का पीछा कर रहे थे और जब मनीषा घबराहट में क्लब के बाहर जा रही थी तो अर्जुन भी उसके पीछे भागते हुए गया। इसके कुछ देर के बाद जब वह आया तो उसके शर्ट पर खून लगा हुआ था। उस खून की जब जांच की गई तो पता चला वह खून मनीषा का है और इस बात को प्रूफ करने के लिए वह जज को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है। अब यह देखकर तो जज को भी यही लगता है ना कि शंकर सही कह रहा है, लेकिन अर्जुन को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। अब अर्जुन जज से कहता है कि सर यह शंकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसने सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी की है। माना मैं क्लब के बाहर गया था और वापस भी आया, शर्ट पर खून लगा था लेकिन वह मनीषा का नहीं बल्कि नारायण नाम के आदमी का था जो क्लब में काम करता है। मुझे फ़ोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं भागते हुए उसके पास गया और उसे अस्पताल भी पहुंचाया, इसलिए उसका खून मेरी शर्ट पर लग गया। पर जोसेफ जो खुद शंकर के साथ मिला हुआ था वह जज को नारायण का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। इसके हिसाब से नारायण तो 2 महीने पहले मर चुका है। अब यह देखकर तो ऑब्वियसली जज को भी लगेगा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है और इसीलिए अर्जुन को दोषी पाया जाता है और मनीषा की हत्या के आरोप में उसको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। यह सुनकर अर्जुन और उसके घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उनको पता है हमारा बेटा अर्जुन इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। अचानक बेचारे की हंसती खेलती जिंदगी दुखों से भर जाती है और फिर अर्जुन को जेल में डाल दिया जाता है और प्रेजेंट टाइम में रूपेश अमूल्या और मूर्ति से यह कहता है कि देखो शंकर पर मुझे पहले से शक था, इसलिए हमें अर्जुन का केस रीओपन करना होगा ताकि अर्जुन को इंसाफ मिल पाए। अब यह सुनकर मूर्ति और अमूल्या की उम्मीद जाग जाती है कि शायद अब अर्जुन दोबारा उनके पास आ जाएगा। अब जैसे जोसेफ और शंकर के बॉस को यह पता चलता है कि अर्जुन का केस दोबारा ओपन करने की कोशिश की जा रही है, वह दोनों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह केस दोबारा ओपन नहीं होना चाहिए, वरना ध्यान रहे तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। दरअसल यह दोनों अपने बॉस के लिए काम करते हैं जो सारी चीजों का मास्टरमाइंड है। उसी के कहने पर अर्जुन को इन दोनों ने फंसाया था। अब केस दोबारा रीओपन ना हो इसलिए शंकर एक गुंडे को भेजकर अर्जुन के पिता को मरवा देता है क्योंकि शंकर को लग रहा था कि अर्जुन के पिताजी उसकी माँ ने ही केस दोबारा रीओपन करवाया होगा। यह देखकर अर्जुन की माँ एकदम टूट जाती है कि पहले उनका बेटा उसका पति दोनों उनसे दूर चले गए, इसलिए वह जेल में अर्जुन से मिलने जाती है और कहती है बेटा सब कुछ तुम पर है, अंदर रहकर दुखी होते रहो या फिर शेर की तरह बाहर आकर सभी को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और यह सुनकर अर्जुन के अंदर पूरे बदले की भावना जाग जाती है, जैसे कि हम उसकी आंखों में दुश्मनों के खिलाफ गुस्सा साफ देख सकते हैं। अगले सीन में अर्जुन के पास शंकर के भेजे कुछ गुंडे आते हैं जो उसे मारने के इरादे से वहां आए थे। दरअसल यह शंकर की चाल है ताकि जो भी अर्जुन का केस रीओपन करवा रहा है अर्जुन के मरते ही उसकी उम्मीदें खत्म हो जाए, क्योंकि जब अर्जुन नहीं बचेगा तो केस रीओपन करने का क्या मतलब। लेकिन अर्जुन तो पहले से ही काफी गुस्से में होता है, उन सभी गुंडों को बहुत बढ़िया तरीके से धूल चटाता है और इस तरह उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। अगले दिन अर्जुन के केस की सुनवाई होती है और इस बार अर्जुन का वकील बनकर जो इंसान आया होता है वह कोई और नहीं बल्कि मूल्या होती है। उसने अर्जुन को निर्दोष साबित करने के लिए 5 सालों में वकालत सीख लेती और वह भी उसने कहीं और से नहीं बल्कि जोसेफ से ही सीखा था। अब यह सारी चीज देखकर जोसेफ खुद हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अमूल्या अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। अब अमूल्या जज के सामने अपना पॉइंट रखते हुए एक्सपर्ट की रिपोर्ट दिखाती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो सीसीटीवी फुटेज शंकर ने दिखाई थी उसमें कुछ सीन्स को कट किया गया था, जिसके बाद वह शर्ट को भी दिखाती है जिसे शंकर ने 5 साल पहले अर्जुन की शर्ट कहकर कोर्ट में दिखाया था। वह जज से कहती है कि मैंने उस शर्ट को अच्छे से चेक किया और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी निकलवाई। उस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि यह शर्ट अर्जुन की है ही नहीं। और यह सुनकर जोसेफ एकदम हैरान रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या करे। वह फिर भी जज से कहता है कि यह सबूत फिर भी अर्जुन के बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। हो सकता है रिपोर्ट्स को बदल दिया गया हो, लेकिन अमूल्या भी कम नहीं थी, वह पूरी
तरह से तैयार थी। वह कोर्ट में अपना आखिरी दावा खेलते हुए नारायण को लेकर आ जाती है, जो कि अब तक जिंदा है, और जज से कहती है कि नारायण का एक जुड़वा भाई भी है जो मनीषा के मरने से 2 महीने पहले मर गया था, जिसका डेथ सर्टिफिकेट नाम सब कुछ बदलकर नारायण के नाम से कोर्ट में दिखाया गया था। और इतना ही नहीं, मेरे पास उस अस्पताल का बिल भी है जहां अर्जुन नारायण को एक्सीडेंट के बाद लेकर गया था, और अपने कार्ड से उसने पेमेंट भी की थी, जिसकी टाइमिंग और डेट आप देख सकते हैं। अब यह सारे सबूत देखकर जज को पता चल जाता है कि अर्जुन निर्दोष है। अमूल्या कहती है कि अर्जुन के 5 साल वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जिन होने उसको फंसाने की कोशिश की है, कम से कम उनकी पोजीशन हटा दी जाए ताकि अर्जुन को भी इंसाफ मिले। इसलिए जज अपना फैसला सुनाते हैं कि अर्जुन को बाइज्जत बरी किया जाता है, और कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में शंकर को इंस्पेक्टर की पोजीशन से बर्खास्त किया जाता है। अब वह कभी भी पुलिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। साथ ही जोसेफ ने सब कुछ शंकर के सबूत के आधार पर किया था, इसलिए उसे एक और मौका दिया जाता है। दोबारा ऐसी गलती हुई तो उसकी भी पोजीशन खत्म। यह सुनकर अर्जुन और उसके घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं कि अर्जुन वापस आ गया है। जहां उन्हें मनीषा की मां दिखाई देती है। बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम तो बाहर आ गए हो, पर असली अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। तुम्हें तो इंसाफ मिल गया, पर मुझे नहीं। इस पर अमूल्या कहती है कि अर्जुन के बाहर आने से मुझे आधी ही कामयाबी मिली है। पूरी कामयाबी तब मिलेगी जब मनीषा को इंसाफ और उसके हथियारों को सजा मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, हम मनीषा को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यह सुनकर मनीषा की मां भी थोड़ा खुश हो जाती है। रुपेश सारे लोगों से दोबारा पूछताछ करता है ताकि कोई ऐसी कड़ी मिल जाए जिससे असली अपराधी का पता चल पाए। तो वही अर्जुन और बाकी सभी उस क्लब में आ जाते हैं जहां मनीषा आई थी। वहां आने के बाद सारे लोग उस दिन को याद करने लग जाते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तब अर्जुन को याद आता है कि उस दिन जब वह नारायण को बचाने के लिए क्लब से बाहर निकल रहा था, उससे कुछ सेकंड्स पहले कोई दूसरा इंसान बाहर निकला था जिसने भी अर्जुन की तरह व्हाइट शर्ट पहनी थी। जोसेफ के पास उस दिन का असली सीसीटीवी फुटेज जरूर होगा, और फिर उसने उसे एडिट करके कोर्ट में दिखाया था, यानी कि जो ओरिजिनल वीडियो है वह उसके पास जरूर होगी। हमें कैसे भी करके वह फुटेज ढूंढने होंगे। अमूल्या चुपके से जोसेफ के ऑफिस जाती है, उसके लैपटॉप से असली फुटेज पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही जोसेफ को उसके बारे में पता चलता है तो वह समझ जाता है कि यह काम अमूल्या के अलावा कोई नहीं कर सकता, और इस चीज से वह एकदम गुस्सा हो जाता है। अमूल्या अपने घर जा रही होती है, तभी वहां पर शंकर के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं जो उसे मारने के इरादे से वहां पर आए थे। पर तभी वहां रूपेश आकर सारे गुंडों की बढ़िया तरीके से धुलाई करता है, और जब शंकर वहां आता है तो रूपेश उसे भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अब तो वह पुलिस वाला है नहीं बल्कि यह गुंडा है। इसके बाद वह शंकर को धमकाकर अमूल्या को लेकर चला जाता है। अब रूपेश और बाकी सभी असली फुटेज देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो अर्जुन से पहले मनीषा के पीछे गया था वह इंसान कोई और नहीं बल्कि होम मिनिस्टर का बेटा रविंद्र है। वही होम मिनिस्टर जो मीडिया के सामने लड़कियों को देवी बोल रहा था, उसी के बेटे ने मनीषा की जान ली थी। इतना ही नहीं, यह होम मिनिस्टर ही असली मास्टरमाइंड भी है जिसने रविंद्र को बचाने के लिए शंकर और जोसेफ को हायर किया ताकि वह अर्जुन को फंसा पाए। और यह जानकर यह सभी मनीषा की मां के पास आते हैं ताकि उनसे पता चल सके कि क्या मनीष का कोई दोस्त था जिससे मिलने मनीषा क्लब गई थी। हो सकता है उस दोस्त को सारी चीज पता हो और वह कोर्ट में रविंद्र के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। तब उन्हें पता चलता है कि मनीषा की एक दोस्त श्वेता थी जो हमेशा उसी के साथ रहा करती थी। इसलिए अर्जुन और अमूल्या श्वेता के पास आ जाते हैं और वह उन्हें सारी बात बताती है कि मनीषा के जन्मदिन की खुशी में पार्टी देने के लिए मैंने उसको क्लब बुलाया था, लेकिन वहां पर रविंद्र की गलत नज़र उस पर पड़ गई। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा नशे में थी, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। मनीषा ने तुरंत हॉस्टल लाकर अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि रविंद्र कभी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा। उसने जो भी मनीषा के साथ किया वह सब कुछ वेब कैमरा में रिकॉर्ड हो रखा है। मैंने जब उसका लैपटॉप चेक किया तब मुझे वीडियो के बारे में पता चला। मैं उस वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे धमका कर भगा दिया, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता सकी। अब रूपेश सारे सबूत देखकर रविंद्र को कोर्ट में लेकर आता है, बट सबसे बड़ा सबूत श्वेता अभी तक कोर्ट नहीं पहुंची। अर्जुन श्वेता को लेकर कोर्ट पहुंच रहा होता है कि तभी होम मिनिस्टर के भेजे हुए गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं ताकि वह रविंद्र के खिलाफ गवाही न दे पाए। लेकिन अर्जुन सभी को सबक सिखाते हुए श्रद्धा के साथ आराम से कोर्ट पहुंच जाता है। जज सबूत देखकर तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं और रविंद्र को अपराधी घोषित कर देते हैं। उसे मिलती है आजीवन कारावास की सजा। होम मिनिस्टर अपने बेटे से कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। लेकिन जब पुलिस वाले रविंद्र को ले जा रहे होते हैं, पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पुलिस पर हमला करके रविंद्र को मारना शुरू कर देते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वह अपना दम तोड़
देता है और अब जाकर बेचारी मनीषा को इंसाफ मिला, क्योंकि कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और यह बात साबित हो गई और होती रहेगी। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों यह मूवी होती यहाँ पर खत्म। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।